नमस्कार। और जो भी आपके दर्शक हैं या श्रोता हैं उन सबको मेरा नमस्कार। और आपने जो मुझे टॉपिक दिया मनोहर दुबे जी ने, ये मेरे मित्र भी हैं, भाई भी हैं और साथी भी हैं। और दुबे जी को मैं ना नहीं कह सका, मैं बहुत दिन से देखता था फेसबुक पे कि दुबे जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फॉर्चुनेटली दुबे जी से बात हुई और मैं इसके लिए तैयार हो गया। सामान्यता मैं वैसे तो बात में बड़ी लंबी नौकरी, कैमरे पे बात तो करनी चाहती है बट पड़ती है, पर जनरली आई यूज टू अवॉइड इट। लेकिन आप इतना अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं, इतने लोगों भला कर रहे हैं, तो मैं उस पर तैयार हो गया। मुझे जो टॉपिक दिया कि लाइफ और कैरियर में सक्सेस क्या होता है, कुछ यही टॉपिक है ना मनोज जी? जी। जी सो हाँ सर। हाँ, तो सबसे पहली चीज तो मैं कहूंगा, कमिंग स्ट्रेट वे ऑन द सब्जेक्ट, कि सक्सेस होती क्या है। एक ऐसा नहीं है कि वन साइज फिट्स ऑल, कि जो सक्सेस हमारे लिए है वो तीसरे के लिए हो। स्पोर्ट्स वाला है उसके लिए सक्सेस कुछ दूसरी होगी, जो बिजनेस वाला है उसके लिए सक्सेस दूसरी होगी। किसी जो इंटेलेक्ट है, किताब लिखने वाला है, उसकी एक किताब छप जाए उसकी सक्सेस होगी, बड़े पब्लिशर से छप जाए और बड़ी सक्सेस होगी। तो सक्सेस आफ्टर ऑल है क्या? फिर शॉर्ट टर्म सक्सेस है या लॉन्ग टर्म सक्सेस है? फिर लाइफ, प्रोफेशन एंड सक्सेस, अगर तीन चीज कहें तो हम प्रोफेशनल सक्सेस की बात करें तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लाइफ की सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। तो पहली चीज तो हमें ये देखना चाहिए कि लाइफ में सक्सेस होती क्या है। हमें खुश रहना, ये भी एक सक्सेस की बात है। हम सक्सेसफुल हैं लेकिन दुखी हैं, प्रोफेशन में सक्सेसफुल हैं और सुखी नहीं है। हमको परेशानी है, फैमिली में रिलेशंस अच्छे नहीं है, पति पत्नी और बच्चों में आपस में रिलेशन नहीं है, पेरेंट्स साथ नहीं रह रहे हैं। बहुत सारी चीजें होती है जो हमको सक्सेस का होता है। तो सबसे पहले तो मैं जैसे एक चीज कहूं, लाइफ के 4 फेज होते हैं। 25-25 साल के, आप 100 साल के मान लीजिए। आपने सनातन धर्म में कहा गया है कि पहले बाल काल है, फिर युवा अवस्था है, फिर जो भी अपना प्रोफेशनल है, वयस्क है, उसके बाद बनप्रस्थ, ऐसा है। हम 25-25 साल का मानते हैं। अब तो बच्चे जल्दी इंफॉर्मेशन एज में बड़े होने लगे, 16 साल, 17 साल, 18 साल, 20 साल में नौकरी पाने लगे। हम लोग के समय में 20। जी सर। सर आपका तो माइक म्यूट है। आ रहा है, आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ जी सर, आ रही है। आ रही है। तो लाइफ के 4 फेजेस होते हैं और मानते हैं कि शुरू के 25 साल जो उसके पढ़ाई लिखाई प्रोफेशन खोजने में ऑन एन एवरेज, जो सिविल सर्विसेज वगैरह है इसमें 21 साल की मिनिमम एज होती है, 30 साल तक जाती है, 32 साल तक जाती है। हम एवरेज 25 माने, पहली फेज हमारी 25 साल की होती है। दूसरी फेज 25 से 50 होती है, तीसरी 100। और हमें मान के चलना चाहिए कि हमें 100 साल तक सेटिस्फाइड रहना है, खुश रहना है, ये मान के चलना चाहिए। भले ही लाइफ की एक्सपेक्टेंसी पहले 54 साल होती थी, अब बढ़ गई है इंडिया में, लेकिन हमें यहाँ से तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको हमेशा यंग रहना है। जो मेरी, मैं प्रोफेशनल सक्सेस पे बाद में आऊंगा, सबसे पहले इस बात पे आऊंगा कि यू हैव टू लिव यंग। हैप्पी रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए और सक्सेस अचीव करते रहना चाहिए। नाउ इसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज, आपको खूब हंसना चाहिए, रोज हंसना चाहिए, बहुत जरूरी है। आपके चेहरे पे मुस्कुराहट रहे। आप कई, जैसे मेरा नाम जोकर पिक्चर है या बहुत सारी पिक्चर है, या अमिताभ बच्चन ने किसी पिक्चर में कहा है कि मेरा चेहरा हंसता है, दिल रोता है। जो भी हो, अपने चारों तरफ खुशी बिखेरने के लिए यू हैव टू बी हैप्पी। हैप्पीनेस शुड बी सीन ऑन योर फेस। दूसरा, ह्यूमर होना चाहिए लाइफ में। आपको रोज कोई ना कोई ह्यूमर का एक कारण निकालना पड़ेगा जिससे आप खुश रहो, आप खुशियां बिखेरते रहो। अच्छा, जीते तो सभी हैं। हम 1 साल तक अगर कुछ काम नहीं करें, कोविड में हमने 2 साल काम नहीं किया, तो हमारी उम्र अगर 20 साल है तो 22 साल तो हो जाएगी। एजिंग सबकी होती है, समय के साथ होती है, लेकिन ग्रोइंग ओल्ड और ग्रोइंग अप, दे आर टू थिंग्स। सो वन हैज टू ग्रो अप। और ग्रो अप करने के लिए हमें क्या करना है? ग्रो अप करने के लिए वी शुड हैव अ ड्रीम। जिस आदमी में ड्रीम नहीं है वो मृत्यु के समान है उसकी जिंदगी। बहुत सारे लोग हमारे चारों तरफ रहते हैं, वॉक करते हैं,
बट आर दे लिविंग और दे डेड? उनको खुद नहीं मालूम होता है कि वो जीवित है या मृत है। मनोहर दुबे जी का एग्जाम्पल देंगे। इन्होंने रिटायरमेंट के बाद, पोस्ट रिटायरमेंट, एक अच्छा काम शुरू किया। नाउ ही हैज अ ड्रीम टू स्प्रेड हैप्पीनेस, टू स्प्रेड नॉलेज इन दी सोसाइटी। ही हैज अ ड्रीम, ही इज अ लिविंग मैन, ही इज लिविंग हिज थर्ड फेज। पहली फेज 25 साल तक उन्होंने अपना जो भी था 25 से 50 तक नौकरी की। नौकरी तो 60 तक की, 62 तक की, लेकिन हम ऑन एन एवरेज मान लें। एंड उसके बाद भी जब लोग सोचते हैं रिटायरमेंट के बाद लाइफ में कुछ बचा नहीं है, दे आर, द डे यू स्टॉप ड्रीमिंग यू आर डेड। तो यू शुड हैव अ ड्रीम। ड्रीम होना लाइफ में बहुत जरूरी है। जैसे लोग कहते हैं कि हमने खेलना बंद कर दिया क्योंकि हम ओल्ड हो गए। ऐसा नहीं है। द डे यू स्टॉप प्लेइंग यू आर ओल्ड। Till you keep playing, you are not old, you are living, because you are playing. So you grow old because you have stopped playing. You stop playing, you become old, you get old. So you have become old because you have stopped playing. लाइफ में जैसे किसी पिक्चर में कहा गया है जीवन एक नाटक है, और लिखा भी गया है, कई बड़े बड़े ऑथर्स ने लिखा भी है कि जीवन एक नाटक है, और इस नाट्यशाला में हम अपना अपना रोल प्ले करते हैं। तो हम कुछ ना कुछ खेलते हैं, चाहे भले ही फुटबॉल खेलो, वॉलीबॉल खेलो, स्टेट खेलो, चेस खेलो, कार्ड्स खेलो। एज आपकी हेल्थ साथ नहीं दे रही तो कुछ करो। वॉक करना भी एक तरह का खेल है। मेंटल गेम खेलना, परिवार में बैठ के लूडो खेलना। कोविड में हम भी अपने रिलेटिव्स के साथ में, भतीजे भातीजी के साथ में, भांजे भांजी के साथ में ऑनलाइन लूडो खेलते थे। सो पूरे परिवार की कनेक्टिविटी। दिन में घर में बंद रहते थे, टोटल लॉकडाउन था, तो उस लॉकडाउन में ऑफिस भी बंद थे, ऑफिस भी नहीं जाते थे, और हम लोग घर पे ही रहते थे, और घर से ही ऑनलाइन गेम खेल के एक कुछ ना कुछ ड्रीम रहता था। शाम का इंतजार करते थे कि शाम में पूरे परिवार वाले इकट्ठे होके और गेम खेलेंगे। सो पहली चीज मैंने कही, एक हंसना चाहिए रोज, लाइफ में ह्यूमर होना चाहिए। तीसरा, वी शुड ग्रो अप। कि idea is to growing up by always finding opportunities in the change. लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, उन चेंजेस में अपने को अपॉर्चुनिटी निकालना है। उस अपॉर्चुनिटी को निकालकर हमको वी हैव टू ग्रो अप, वी डोंट हैव टू ग्रो ओल्ड। और हमें लाइफ में ड्रीम होना चाहिए। ड्रीम कीप्स अस हैप्पी, एंड एक सेंस ऑफ ये कि हमको सिक्योर करना है। अच्छा, वी शुड नॉट हैव एनी रिग्रेट्स। कई बार हम भी नौकरी के बाद, रिटायरमेंट के बाद ये कहते हैं अरे हमने ये नहीं किया। ये हमें डिप्रेशन में ले जाता है। वी शुड नॉट हैव रिग्रेट्स फॉर व्हाट वी हैव नॉट डन, रादर वी शुड फाइंड आउट थिंग्स वी डिड नॉट डू। ऐसा नहीं होना चाहिए। वी शुड नॉट हैव एनी रिग्रेट्स, वी शुड थिंक अबाउट व्हाट वी हैव डन। That gives happiness। कि हमने, जैसे अभी आपने बताया कि शस्त्र से शास्त्र तक। अच्छा, जब दुबे जी ने लिखा, मैं तो बायोडेटा में मेरे लिखा था, लेकिन मैं बहुत दिन से भूल गया था, इस शस्त्र से शास्त्र तक क्या है। मैं राजनांदगांव में एसपी था। हमको बहुत सारे काम थे और सोसाइटी को विन ओवर करना था। मेरे बैचमेट भी है, मेरे साथ एसडीएम भी रहे। उस समय साक्षरता अभियान चल रहा था। मध्य प्रदेश में साक्षरता केरल और दूसरे प्रदेशों की तुलना में कम रही। उसमें जब हमारी साक्षरता कम थी तो हमने सोचा कि हम पुलिस को जब हम पब्लिक से इन्वॉल्व करने में लग गए कि साथ में कैसे उनसे मिले, कैसे एक कॉन्फिडेंस हो। क्योंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में पॉपुलेशन 3 तरीके की थी। एक थी प्रो नक्सलाइट्स, दूसरी थी प्रो गवर्नमेंट, तीसरी न्यूट्रल, वो उसके कंट्रोल में रहती थी। तो हमने क्या किया कि शस्त्र से शास्त्र तक एक लिया कि हम AK-47 कंधे पे हमारे लोग डाल के जाते थे क्योंकि सुरक्षा जरूरी थी। तो गांव-गांव में जाके और जो साक्षरता मिशन था उसका क्रियान्वयन कर रहे थे। तो वो कहीं पे लिखा था, एक छोटी सी बुकलेट भी तैयार की थी, शस्त्र शास्त्र तक उसका नाम लिखा था, और वो शायद मेरे बायोडेटा में। इसलिए दुबे जी को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि लिटरेरी आदमी है दुबे जी, खुद भी कई जगह कलेक्टर रहे हैं, कमिश्नर रहे हैं। तो उनको वो साक्षरता अभियान, और उस समय वो भी एसडीएम और कलेक्टर रहे होंगे जब हम लोग राजनांदगांव में थे,
तो होगा और उनको वो चीज अच्छी लगी, इसलिए उन्होंने उसमें मेंशन किया। लेकिन हमने एक ड्रीम था हमारा कि हमें राजनांदगांव की साक्षरता बढ़ाना है, और हम 4-5% साक्षरता बढ़ा भी लिए थे एक्चुअल फिगर्स में। कमिंग बैक कि हमने 4 चीजें बताई कि हंसना चाहिए, ग्रोइंग ओल्ड नहीं है, ग्रोइंग अप होना चाहिए, ड्रीम होना चाहिए, और रिग्रेट्स नहीं होना चाहिए, खुशी होना चाहिए कि हम ये कर पाए। कर तो हम बहुत सारी चीजें नहीं पाए, लेकिन दूसरों को भी करें। मेरे एक एसपी साहब थे, वो हमेशा बोलते थे, हम हर चीज पे चिंतित हो जाते थे, तो बोलते तुम क्या शेषनाग हो कि पूरी दुनिया का बोझ तुम्हारे सर पे है? बूंद बूंद से समुद्र भरा है, छोटे छोटे अच्छे काम करते रहो, अंत में ये छोटे छोटे काम आपको एक सेटिस्फेक्शन देंगे, बड़ी सफलता मिलेगी आपको लाइफ में। मैं इसके बाद अगली चीज पे आऊंगा कि सक्सेस से रिलेटेड कि लाइफ क्या है। लाइफ में एक आपका वर्क है, चाहे आप बिजनेस हो, हम अभी बात करेंगे, चाहे प्राइवेट जॉब हो, चाहे सरकारी जॉब हो, बट यू हैव अ वर्क। अपने हर आदमी कोई ना कोई काम करता है। जो हाउस वाइफ कहते हैं वो हाउस मेकिंग का काम करते हैं, उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है घर परिवार को चलाने में, और उनका कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो वर्किंग हस्बैंड से कम नहीं होता है। तो पूरे जो वर्किंग, जो लोग कहते हैं हाउस वाइफ है, हाउस वाइफ ना कह के उसको होम मेकर कहना चाहिए। वो घर को बनाती है, घर को, आपके माता पिता को संभालती हैं, सबका मेडिकल केयर, हेल्थ केयर, सबका सबका खाने का, रहन सहन का, घर की साफ सफाई का, हाउस कीपिंग का, कितना बड़ा काम करते हैं जो हम समझ ही नहीं पाते हैं। लोग कहते हैं कि हम वर्किंग है, हम अर्निंग मेंबर है, उसका कंट्रीब्यूशन निकालो। कहते हैं नॉर्थ ईस्ट सब्सिडी पे चलता है, लेकिन हमने कभी सोचा कि नॉर्थ ईस्ट का कंट्रीब्यूशन। हेलो सर, आपकी वॉइस चली गई है। साथियों, अभी सर जब तक हमसे जुड़ेंगे तब तक आ रहे होंगे, तो निश्चित रूप से आप अपने प्रश्नों को तैयार करके रखिएगा, और सेशन के अंत में आप लोगों के प्रश्न भी हम लोग शामिल करेंगे, और आप सर से सीधे ही अपने क्वेश्चन कर सकते हैं, या आप चैट बॉक्स में तब तक अपने प्रश्नों को टाइप करके भी रख सकते हैं। और यदि आपके मन में किसी भी प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं सर के बारे में, अभी हम और जानेंगे कि कैसे उन्होंने अपने पूरे पुलिस के सेवा काल में किस तरह के अलग अलग अनूठे प्रयोग किए। न सिर्फ अपनी जो शासकीय नौकरी होती है उसके प्रति जो जिम्मेदारी उन्होंने निभाना था, वो तो दायित्व को निभा ही रहे थे, लेकिन साथ में सामाजिक रूप से कैसे समाज को हम बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे जो अभी हम सुन रहे थे सर से, अभी हम आगे और सुनेंगे, शस्त्र से शास्त्र की ओर। तो ये वाकई में सोचने वाली बात है कि अपराधियों को कैसे हम शास्त्र से जोड़े, शिक्षा से जोड़े, ये एक उनका अनूठा प्रयोग था। इसके अलावा उनके बहुत सारे जैसे योगा शिविर उन्होंने कराया, फैमिली काउंसलिंग सेंटर की उन्होंने शुरुआत करी, इसके अलावा बाल मित्र थाना जो बच्चों के लिए, वो सब भी उन्होंने शुरू किया। तो मोबाइल थाना, क्योंकि वो टेक्निकली साउंड थे, मैं शुरू में आपको बताना भूल गया था सर, जैसी जाए आप में कनेक्शन आ गया है। और मैं बात को आगे बढ़ाते हुए कि लाइफ को अगर अपन माने कि 5 बॉल हैं, उनमें एक कांच की है और 4 रबर की हैं। पहला है वर्क, दूसरी है फैमिली, तीसरा है आपकी हेल्थ, चौथा है फ्रेंड्स, और पांचवा है आपकी आत्मा, आपकी सोल। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि वर्क में अगर आप आगे पीछे रह जाते हैं, पोस्टिंग सही नहीं होती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, बिजनेस में लॉस हो जाता है, तो ये रिपेरेबल है, ये रिपेयर हो जाता है, यू कैन अगेन जंप बैक। लेकिन अगर फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो गई तो ये रिपेयर नहीं हो सकती है। हेल्थ में कोई प्रॉब्लम हो गई आपकी तो ये रिपेयर नहीं हो सकती है। आपके फ्रेंड्स के साथ प्रॉब्लम हो गई तो रिपेयर नहीं हो सकती है। अगर आपकी आत्मा को कष्ट हो गया है और आपने अपनी आत्मा खो दी है तो फिर आपको बहुत कष्ट होगा और ये रिपेयर नहीं होता है। तो लाइफ की अगर 5 बॉल माने तो वर्क है, वो तो एक आपकी रबर की बॉल है, बाकी 4 बॉल है वो कांच की हैं। अगर एक बार वो गिर गई तो उसमें इरोजन हो जाएगा, उसमें ब्रेक हो जाएगा, उसमें कुछ ना कुछ डेंट आ जाएगा। तो हमेशा ये ध्यान देना है अपने को कि हर चीज को बराबर एलोकेट करें लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। वर्क में सिंसियर रहें और सिंसियरिटी से अपना काम करें, एलोकेटेड आवर दें वर्क को, और फैमिली को भी समय देना पड़ेगा, बच्चों को भी समय देना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे भविष्य होते हैं। हमारे सनातन धर्म में कहते हैं कि संतति सुख, हर धर्म में कुछ ना कुछ है, बच्चे सुख देते हैं।
हिंदुस्तान के कल्चर में, बिकॉज हमारी फैमिली कल्चर अभी भी बरकरार है। हम वेरी वेल निट फैमिली में होते हैं, हमें बच्चों की चिंता होती है, बच्चों को पेरेंट्स की चिंता होती है। तो हमें अपनी फैमिली को भी अच्छा बनाना है, देखना है बच्चों में अच्छे संस्कार जाएं, शिक्षा अच्छी हो, और उसके बाद जो भी मानवता उनमें कूट कूट कर भरी हो, ये सब हमें करना पड़ता। हमारी जिम्मेदारी हेल्थ, हमें काम के साथ हम लेट वर्किंग आवर्स में हैं, दिन रात 24 घंटे काम करते हैं, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं और हम लोग दिन रात काम करते हैं, हमारी हेल्थ सफर करती है। कई एक्सरसाइज आती है कि ऑफिस में भी कैसे एक्सरसाइज कर लेते हैं। अपनी डाइट को रेगुलर खाना खाना है, रेगुलर स्लीप पूरी करना है, 6 घंटे की कम से कम स्लीप पूरी करना है, बहुत सारी चीजें हैं। छोटी मोटी एक्सरसाइज भी करना है। अगर आपको समय नहीं मिल रहा तो वर्क प्लेस पे कर लें। मैं खुद जब आईजी भोपाल था तो बहुत सारे मॉर्निंग में वीआईपी जाते थे और समय नहीं मिलता था मॉर्निंग वॉक का, तो मैं कई बार 2 बजे 3 बजे जब घर आता था लंच में, तो पहले चेंज करके और एकांत पार्क है पास में, उस पर जाकर वॉक करता था, फिर लौट के आकर नहाता धोता था, फिर खाना खाता था। एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है आपको फिट रहने के लिए। आपकी हेल्थ ही होती है, आपके पास सब कुछ है। आज किसी ने पोस्ट किया किसी अरबपति के लिए कि उसने 5 करोड़ के टेबल पे, 200 करोड़ के घर पे और डाइनिंग टेबल पे, और केवल उसने बिना नमक के स्प्राउट्स खाए और एक भिंडी की सब्जी खाई और पता नहीं क्या खाया। तो और उसके बाद उसने कंपेयर किया कि एक किसान खेत में बढ़िया मसालेदार भिंडी खाता है, छोले खाता है, रोटी खाता है, और उसके बाद एक ढेला गुड़ खाता है मिठाई के तौर पे। नाउ हेल्थ, आपको ये 2 एग्जाम्पल है, पता नहीं सही या गलत है, लेकिन आज मैंने व्हाट्सएप पे पढ़ा, बट बड़ा लॉजिकल है कि आपको हेल्थ का ध्यान देना पड़ेगा। और नो एज इज लेट। हर एक्सरसाइज में कभी भी ये नहीं होता है कि कोई लेट है, कभी भी शुरू कर सकते हैं। फ्रेंड्स लाइफ में बहुत जरूरी है, फ्रेंड से सुख दुख शेयर करते हैं, बहुत सारी चीजें जो आप अपने परिवार में अपनी पत्नी से शेयर नहीं कर सकते हैं, परेशानियां, अगर फ्रेंड्स मिल जाए। मैं कई लोग से कहता हूं कि अगर उसके पास अच्छा दोस्त होता तो वो सुसाइड नहीं करता, अगर वो बात कर लेता अपने दोस्त से तो सुसाइड नहीं करता। हमारे पुलिस के जीवन में बहुत सारे ऐसे सुसाइड्स हुए जिस पर मुझे लगा कि ये सुसाइड रुक सकता था। और अंत में कहूंगा कि आपकी आत्मा, आज अगर मेरी आत्मा मुझसे मैं दुखी हूं तो मेरी कोई सक्सेस नहीं है। तो सक्सेस के लिए वर्क, फैमिली, हेल्थ, फ्रेंड और सोल, इन सब में एक बैलेंस बनाना चाहिए। और इस बैलेंस के लिए आप में एक आदत ना कहने की भी होना चाहिए। वन शुड लर्न टू से नो। जो सेल्फिश नहीं होते हैं आप, आपको कई बार देखना पड़ता है कि हमारी इस समय की प्रायोरिटी क्या है। आपने फिल्मों में देखा है कि पत्नी के बर्थडे पे पति कहीं व्यस्त हो गया, नहीं पहुंचा, और केक काटने के लिए रात भर इंतजार करती रही, और फिर वही डाइनिंग टेबल के पास में जमीन में लेट के सो गई। ये छोटी छोटी चीजें हैं, बट वी विल हैव टू टेक केयर। हमारी हिंदी मूवीज हमको बहुत वैल्यू सिखाती हैं, पुरानी पिक्चर्स तो बहुत ज्यादा वैल्यू सिखाती थी। मैं बहुत ज्यादा सिनेमा का शौकीन नहीं हूँ, बहुत ज्यादा पिक्चर देख भी नहीं पाता हूँ, लेकिन जितनी देखी है तो मुझे लगता है कि हमारी हिंदी सिनेमा हमको बहुत वैल्यू सिस्टम सिखाते हैं, उनसे हमें सीख लेना चाहिए। और मैंने जैसा पहले कहा कि लाइफ में हंसना जरूरी है, ह्यूमर जरूरी है, तो एक ह्यूमर का पार्ट एंटरटेनमेंट भी होता है, एंटरटेनमेंट से ह्यूमर आता है। नाउ हम सक्सेस पे आए तो सक्सेस क्या होती है, आपको अपनी इंडिविजुअल सक्सेस डिफाइन करना पड़ेगी। आपकी सक्सेस, आपने नौकरी पाली, क्या यही सक्सेस है? नौकरी में आने के बाद आपने अच्छी पोस्टिंग पाली, क्या ये सक्सेस है? क्या आप दिन रात अपने काम में व्यस्त हैं, ये सक्सेस है? या आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा, खुद डिफाइन करना पड़ेगा। फिर कुछ सक्सेस होती है शॉर्ट टर्म, थ्रिल होता है, और कुछ सक्सेस होती है लॉन्ग टर्म। फिर आपका पैसा सक्सेस है, तो पैसा कितना पैसा, इज देयर अ लिमिट? आपने डिसाइड किया कि आपको 1 करोड़ चाहिए, 10 करोड़ चाहिए, 100 करोड़ चाहिए, और क्या वो आपको पैसा संतुष्टि दे रहा है? खेल खेल रहे हैं आप, तो क्या आपको लोकल लेवल पे, हम रोज बैडमिंटन खेलते हैं, हमें थ्रिल आता है, और हम, एक तो फिटनेस होती है, दूसरा वो गेम खेल के हमको बहुत खुशी मिलती है। लेकिन क्या अगर हम जिंदगी भर गेम खेलते, बैडमिंटन खेलते, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं देते, तो वुड आई हैव बीन सक्सेसफुल? तो यू हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस। फिर इंटेलेक्ट, एक उपन्यासकार है, एक नॉवेल लिखता है, उसके लिए सक्सेस वो है, उसको उसके पैसे की चिंता, रॉयल्टी की चिंता नहीं होती। सक्सेस ये भी होती है हेल्दी होना। तो हर आदमी को, आपको अपनी सक्सेस खुद डिफाइन करना पड़ेगी। जॉब में कैसा जॉब चाहिए, किस लेवल का जॉब चाहिए,
क्या आपको सेटिस्फेक्शन देगा, एजुकेशन में क्या एजुकेशन चाहिए, आपको सोचना पड़ेगा। यू हैव टू थिंक एंड यू हैव टू हैव अ ड्रीम। देन आप कितने सक्सेसफुल हो लाइफ में, आपने गोल डिसाइड किया, लेकिन ये रहा कि वो एक संतुष्टि चीज होती है, लेकिन संतुष्टि कभी प्रोग्रेस को नहीं रोकती है। ड्रीम आपका रहता है, और जिस आदमी के पास ड्रीम नहीं है वो मृतक समान है। तो अपना ड्रीम जरूर रखना चाहिए। अब बात आती है कि क्या कोई एज होती है सक्सेस के लिए। तो अगर आपको मैं एक बहुत सिंपल उदाहरण दूंगा जो आप सब लोग जानते होंगे कि नेल्सन मंडेला 77 ईयर में प्रेसिडेंट बने, लेकिन 27 साल तक व्यक्ति जेल में रहा था। तो यानी उसको सक्सेस 77 साल में मिली। ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं, बहुत सारे फिल्म मेकर्स हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, बहुत सारे अनगिनत 16 साल में मिली कि 77 में मिली। तो कोई टाइम नहीं है, कोई नहीं है सक्सेस की। जिस दिन आप सोचना शुरू करें उस दिन से आपकी सक्सेस शुरू होती है। मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा, वो आप कितना कंट्रीब्यूट करते हो, आपकी कितनी आत्मा को संतुष्टि मिलती है, वो आपको कर्मा पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। इस सब के साथ, सब मेहनत के साथ में एक चीज है जिसको मैं हमेशा से मानता हूं, लक, आपका भाग्य। आपको भाग्य से कई बार लड़ना पड़ता है। भाग्य आपका कई बार साथ नहीं देता, लेकिन ऐसा है कि हार्ड वर्किंग में भाग्य भी आपके फेवर में, भगवान अंत में आपके फेवर में भाग्य लाता है। कुछ लोगों को कड़ी मेहनत से सक्सेस मिलती है, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत करके सक्सेस मिलती है, ये जरूर है। लेकिन सक्सेस बिना स्ट्रगल के नहीं होती है, एंड एंड ऑफ द स्ट्रगल लीड्स टू सक्सेस। तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि अपनी मेहनत करते रहिए, स्ट्रगल करिए। अगर आपको कोई जिंदगी में है, भाग्य आपका साथ जरूर देगा। एक ड्रीम रखिए, उस ड्रीम के साथ जिए, और जितना लोगों के लिए कर सकते हो, भला कर सकते हो, वो करिए। हम लोग के पास, दुबे जी के पास भी आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, हमें मालूम ही नहीं होता कि कब हम एसडीओपी थे, किसकी मदद की थी, किसकी हमने किडनैपिंग रोकी थी, किस बच्चे को रिकवर किया था, किसकी जमीन वापस दिलाई थी, किसको गुंडों से बचाया था, हमें याद भी नहीं रहता। और लोग आके जब बताते हैं कि आपने ऐसा किया था, ये सक्सेस है। तो बहुत सारे अच्छे काम याद होते हैं। डोंट हैव एनी रिग्रेट्स फॉर व्हाट यू हैव नॉट डन, बी हैप्पी विद व्हाट यू हैव डन। और आगे का सोचिए, सक्सेस की कोई एज नहीं होती है। रिटायरमेंट के बाद भी सक्सेस आगे बढ़ती है, कैरियर में भी आगे बढ़ती है, जीवन में भी बढ़ते हैं। और 5 चीजों में हमेशा बैलेंस रखिए। कहीं ऐसा ना हो कि प्रोफेशनल सक्सेस में आप अपनी हेल्थ खो दें, अपनी फैमिली खो दें, अपने फ्रेंड्स खो दें, अपनी आत्मा से कंप्रोमाइज कर लें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। वाकई में आपने आज जीवन का जो पहलू है उससे संबंधित बहुत ही खूबसूरती से सारी बातों को आज यहाँ पे रखा है। सफलता क्या है और जीवन क्या, ये जिस तरीके से आपने डिफाइन किया, वाकई में हमारे सर कुछ श्रोतागण है, उनके कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैं उससे लेने से पहले मैं मनोहर दुबे सर को विशेष रूप से धन्यवाद कहूंगा सर, जो आज आपने जितनी चीजें कही, कहीं ना कहीं जो IOIC का एक कार्यक्रम है सेल्फ ऑब्जर्वेशन, जो स्वयं को पहचानने में सबसे ज्यादा मदद करता है, वो सभी के लिए कितना ज्यादा मददगार है। जो आपकी बातें हैं वो सेल्फ ऑब्जर्वेशन से एकदम कनेक्ट करती हैं सर बातें। सर हमारे कुछ श्रोता है, इसमें आशीष जी हैं। मैं आशीष जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना क्वेश्चन जो आपने टाइप किया प्लीज सर से आप करें। और डॉक्टर आशुतोष गोस्वामी जी, इसके बाद मैं आपका क्वेश्चन लेता हूँ। आशीष जी प्लीज आप अपना क्वेश्चन करें, माइक अनम्यूट करके। सर मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे मैं अभी वर्तमान में सिविल सर्विसेज जॉब के लिए तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन बीच में ऐसा लगता है कि बिजनेस में जंप कर लेना चाहिए, तो कंफ्यूजन आता है स्टेज में। देखिए, कंफ्यूजन सबको आता है। आपकी डेस्टिनी आपको कहाँ खींच रही है, मैंने क्योंकि लक भी बोला है, वो भी बहुत जरूरी है। मैं खुद भी कभी पुलिस अफसर नहीं बनना चाहता था। मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ, आप समझिए। मैं साइंटिस्ट बनना चाहता था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में PhD कर रहा था, रिसर्च कर रहा था।
सडनली हमें लगा मैं फॉरेस्ट इकोलॉजी में रिसर्च कर रहा हूँ और फॉरेस्ट में ज्यादा कंट्रीब्यूट करता हूँ, तो मुझे जो रेस्ट हाउस था उसकी परमिशन डीएफओ से लेना पड़ती थी। तो जहाँ पे मैं जाता था, जिस जंगल में रिसर्च करता था, तो मैंने सोचा कि मैं फॉरेस्ट ऑफिसर ही बन जाता हूँ। मालूम पड़ा आईएफएस का एग्जाम देना पड़ता है, तो मैंने आईएफएस का फॉर्म भर दिया। आईएफएस का जब मैं एग्जाम दे के आया, जब तैयारी कर रहा था, किसी ने बताया इसमें तो सीट्स बहुत कम है, पूरे हिंदुस्तान में केवल 100 सीट है, और जब तुम एग्जाम दे ही रहे हो, अब रिसर्च से आगे बढ़ रहे हो, तो सिविल सर्विसेज भी दे दो। 29 सर्विसेज हैं, 800-900 सीट होती है। तो मैंने सिविल सर्विसेज का भी फॉर्म भर दिया। उसके बाद आईएफएस का जब मैं एग्जाम दिया और उसके बाद प्रीलिम्स आ गया, मैंने प्रीलिम्स भी दे दिया सिविल सर्विसेज का। आईएफएस का जब मैं एग्जाम दिया तो मैंने रियलाइज किया कि आज एक पेपर बॉटनी का, अगले दिन जियोलॉजी का। मेरे बॉटनी जियोलॉजी ऑप्शन थे, क्योंकि मैं बॉटनी जियोलॉजी केमिस्ट्री से बीएससी किया हुआ था, एमएससी बॉटनी किया हुआ था। तो मुझे लगा कि जब सिविल सर्विसेज दूंगा तो 2 पेपर आज बॉटनी के देंगे, अगले दिन 2 पेपर जियोलॉजी के देंगे, हम इतना रिवाइज नहीं कर पाएंगे। मुझे अपनी लिमिटेशंस मालूम थी। तो मैंने क्या किया, एक नया सब्जेक्ट खोजा कि बॉटनी तो मेरी मदर टंग हो गई थी, एमएससी किया, पीएचडी किया, करना है। मैंने 7-8 दिन बैठ के, इतने में प्रीलिम्स का आईएफएस मेंस का रिजल्ट आ गया, मेरा सिलेक्शन हो गया मेंस में। जबकि मुझे लग रहा था मेरा एक आध क्वेश्चन गड़बड़ हुआ, शायद मेरा नहीं होगा मेन में। खैर, उसका प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया, प्रीलिम्स में भी मेरा हो गया था। तो मैंने क्या किया कि एक सब्जेक्ट नया खोजा 1 हफ्ते में। एंथ्रोपोलॉजी भी सोचा कितने दिन है, तो मालूम पड़ा 2 दिन का गैप है। हिस्ट्री सोचा तो जनरल स्टडीज के अगले दिन है, नहीं ले सकते। फिर मैंने खोज के एक ऐसा सब्जेक्ट निकाला, एग्रीकल्चर, जो बॉटनी से रिलेटेड था। मेरे को, हमारे घर में खेती किसानी काफी है, तो हमें उसका काफी नॉलेज भी थी। हम सब जानते हैं जो रूरल बैकग्राउंड के होते हैं, खरीफ रबी की फसल, खाद क्या होती है, बीज क्या होता है, एग्रीकल्चर इकोनॉमी क्या होती है, एक बेसिक आइडिया था, मंडी कैसे फंक्शन करती है। तो मैंने एग्रीकल्चर ले लिया, सिर्फ इसलिए 6 दिन का गैप है, लेकिन मेरी डेस्टिनी कहीं ले जा रही थी, वो मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा आईएफएस का रिजल्ट निकला और मेरा आईएफएस में फाइनल सिलेक्शन हो गया। इंटरव्यू में गया, सिलेक्शन हो गया। जब आईएफएस का रिजल्ट निकल गया, सिलेक्शन हो गया, तो सिविल सर्विसेज का मेन का रिजल्ट निकल गया, उसमें भी सिलेक्शन हो गया। तो मैंने सोचा चलो इंटरव्यू दे आते हैं। आई वाज नॉट इंटरेस्टेड, मैं प्योरली पहले साइंटिस्ट बनने में इंटरेस्टेड था, फिर मैं आईएफएस बनने में इंटरेस्टेड था। तो मैं आईएफएस ज्वाइन कर लिया मैंने। जब मैं आईएफएस में था तो मुझे ऑफर मिला कि मुझे वो आईपीएस अलॉट हुआ। तो मैं सोचा मुझे नौकरी आईपीएस नहीं बनना है, और मैं रिफ्यूज कर दिया, ऑलमोस्ट रिफ्यूज किया। मैंने कोई जवाब ही नहीं दिया कि मुझे आईएफएस नहीं बनना है। अब उसके बाद जब ये मैं मेन का भर रहा था, तो फॉर्म पहले से भर दिया जाता है, प्रीलिम्स के पहले फॉर्म भर देते हैं अगले साल का। मैंने फॉर्म भर दिया था। फिर सोचा चलो अब जब आईएफएस है ही है, तो एक एंजॉयमेंट के लिए एक बार फिर से सर्विस में भर देते हैं। नाउ सडनली आई गॉट अ कॉल फॉर रॉ, कि रॉ में मेरा एक इंटरव्यू लेटर आया कि आप रॉ के लिए आइए। मैं रॉ में गया और उन्होंने दे सिलेक्टेड मी। हम दिल्ली से, अब तब तक मैं आईएफएस में था और मैं नैनीताल जा रहा था। मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, कैसे मैं पुलिस में आया। मेरी डेस्टिनी कहाँ खींच के लाई, मैं आपको बता रहा हूँ। आपकी डेस्टिनी आपको खींच के ले जाएगी, आपको प्रयास करना है बस। नैनीताल जाना था, नैनीताल से मतलब दिल्ली से मैं बस में बैठा तो देखा एक आदमी जा रहा था सड़क पे, और जब वो जा रहा था सूट वूट पहने था। 8 दिसंबर की बात, 7 दिसंबर की रात की बात थी। उस आदमी को 2 पुलिस वाले आए और उन्होंने डंडे मारना शुरू कर दिया। वो गिर पड़ा व्यक्ति, सूट बूट पहने हुआ था, जेंटलमैन था। हमारी बस चल दी, 11-12 बजे रात की बात थी, ISBT दिल्ली से, और मैं अपना नैनीताल चला गया। मैं रात भर सोचता रहा कि उस शरीफ आदमी को पुलिस उन दिनों मोबाइल नहीं, मैं वापस गया, मैं पता किया कि क्या हम अभी भी आईपीएस ज्वाइन कर सकते हैं। तो मुझे मालूम पड़ा हाँ, फाउंडेशन कोर्स तो खत्म हो गया है, आप सीधे हैदराबाद ज्वाइन कर सकते हो। तो मैं भाग के हैदराबाद गया और मैंने आईपीएस ज्वाइन कर लिया। अगले साल का फिर रिटन क्वालिफाई कर गया, फिर मेन को फिर इंटरव्यू क्वालिफाई कर गया, लेकिन फिर मेरे को फिर आईपीएस ही उसी रैंक में आया था। लेकिन मुझे आईपीएस में मध्य प्रदेश काडर मिल गया, दोबारा भी हुआ, फिर मैं तीसरी बार दिया नहीं। मैं साइंटिस्ट बनना चाहता था, मेरे इंटरनेशनल पेपर्स थे, पब्लिकेशंस थे, अच्छा साइंटिस्ट था, और बहुत सारे अवार्ड भी मिले थे साइंस में, और विदेशों में पेपर पब्लिश किए थे।
आईएफएस में जब गया तो वो मेरे को बताया कि जब ज्वाइन किया था कि आपकी डिस्क्वालिफिकेशन है, आपने अपने 2 साल बर्बाद कर दिए, आप 24-25 साल में आए हो, आपको तो 21 साल में ही आईएफएस में आ जाना चाहिए, क्यों रिसर्च करके पेपर किया आपने। पुलिस में गया तो भी देता था, शराब नहीं पीता था, पान नहीं खाता, होगा का रहने वाला हूँ, बनारस में पढ़ा लिखो लिए जाने जाते, लेकिन नहीं खाता था। तो मैंने पिताजी को चिट्ठी लिखी, सीजन था, तो पिताजी ने कहा अब कर लिया है तो कर लिया, लेकिन ये फेल हो जाएगा पुलिस में। लेकिन मेरी डेस्टिनी पुलिस ला रही, इतनी संतुष्टि पुलिस और सिविल सर्विसेज जरूर दीजिए। एक प्लान हमेशा एक बैरल अगर एक गोली चलाई, तैयारी करिए पूरी की, जो कोशिश करिए सिलेक्टेड, भले उसका मन नहीं लगे छोड़ देना और बिजनेस करें। प्रोग्राम होता है, मैंने IOIC की वेबसाइट का लिंक चैट बॉक्स में दिया हुआ है, आप प्लीज एक बार जरूर विजिट करिए और उससे भी जुड़ेंगे तो डेफिनेटली वो आपको डिसीजन लेने में काफी मददगार होगा। जी, डॉक्टर आशुतोष गोस्वामी सर, काफी देर से आपने हैंड रेज किया है, प्लीज सर अपना क्वेश्चन करिए सर। डॉक्टर, उसके बाद हम बाकी पार्टिसिपेंट्स के भी लेंगे। डॉक्टर आशुतोष गोस्वामी सर। जी सर प्लीज। नमस्कार, मेरी बात आवाज आप तक पहुंच रही? हाँ जी सर, जी आ रही है, आवाज आ रही है, आपका वीडियो म्यूट है लेकिन। जी 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 सर। सर बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है। कार्यक्रम में मैं नियमित रूप से होता हूँ, दुबे सर सागर में रहे रही हैं, व्यक्तिगत बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है संबंध जो है वो उस समय वो जो टेम्परामेंट है ऑफिस का वो इस तरह नहीं है, जो है किसी बात पे वो हॉट टॉक हो रही है, अधिकारियों में आपस में जो है किसी विषय को लेके मत जो है विरोधाभास है, और उसका ऑफिस का टोटल एटमॉस्फियर उतना एनर्जेटिक और पॉजिटिव नहीं है। उन परिस्थितियों में मैं अपने को खुद को डिस्टर्ब महसूस करता हूं, और वो मानसिक रूप से वो प्रेशर मेरे पर रहता है, और मैं पूरा दिन जो है मैं नॉर्मल नहीं रह पाता हूं उन यद्यपि मैं सीधे कभी नहीं उसमें इन्वॉल्व होता, लेकिन वो परिस्थितियां जो है ऑफिस का एटमॉस्फियर जो है वो इस तरह रहता है कि मैं अपने को नॉर्मल नहीं महसूस करता, और वो प्रेशर शाम तक मेरे उस पर रहता है। फैमिली में भी वो रिफ्लेक्ट होता है। और सर दूसरा प्रश्न मेरा था, मैं पिछले जो मैं अपना स्पान देखता हूँ, आपने ये कहा, एक बड़ा अच्छी बात कही, नो कहना सीखी, और मैंने ये कई बार वो है मेरे उसे, और मैं उस समय नो नहीं कह पाया कुछ। उस नो ना कह पाने का रिग्रेट सर मैं आज तक नहीं भूल पाता, और मैं जो है अपने को जो है बहुत बुरी तरह से मानसिक रूप से भी ओवरकम करूं, मैं आज तक नहीं समझ पा रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर उस समय नो कहता किसी सत्य के लिए, आज शायद वो संतुष्ट था। अब मैं उस ना कहने के आज भी उस रिग्रेट से कम नहीं हो पाता हूँ। तो सर मैं आपकी जहां तक बात समझा, पहली चीज चीजें होती हैं जो आप चेंज कर सकते हो, कुछ चीजें होती हैं आप चेंज नहीं कर सकते हो। जो आप का 11-12, तो मैंने यार मैं तो वाइफ के ऑफिस में कभी जाता ही नहीं हूँ, एक बना लिया था, तो केवल एक बार
मतलब 35 साल नौकरी की है मैंने, 27 साल हमारी शादी के हो गए हैं, वो स्टिल है। हमने उसका कोई ऑफिस नहीं देखा। हम बल्ला भवन में भी रहे दोनों लोग, तो हम दोनों एक दूसरे के कमरे में नहीं गए, क्योंकि हमने डिसाइड किया उसको। अब वो कहती है, उसके बाद वो कहना शुरू किया, तुमने बहुत अच्छा किया कि हम ऑफिस घर में डिस्कस ही नहीं करते, घर में घर परिवार। मैंने आपको 5 चीजें बताई थी कि फैमिली आपकी इंपॉर्टेंट है लाइफ में सफल होने के लिए, संतुष्ट होने के लिए। आप घर आइए, वाइफ के साथ लूडो खेलिए बैठ के, यू मस्ट प्ले समथिंग, दोनों वॉक करने जाइए, घर परिवार की बात करिए, गार्डनिंग की करिए, बच्चों की बात करिए, बच्चों को समय दीजिए। अगर बच्चे साथ नहीं रहेंगे तो आपको कैसे समझेंगे, आप उनको कैसे संस्कार दोगे? तो आप ऑफिस को तो ऑफिस में भूलिए, और ये एक मेंटल प्रैक्टिस है। दूसरा, आपने कहा कि आप नो नहीं कह पाए। मैंने कहा कि मैंने खुद देखा है कि नो कहने के बाद बहुत संतुष्टि होती, लेकिन एक चीज और कही है मैंने कि सक्सेस के लिए कोई एज नहीं होती है। आज से जब भी आप सीख लो नो कहना, तब से हर चीज का बैलेंस है। हर चीज में ना नहीं कहना, ना कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं ये काम नहीं करूंगा। ना नहीं कहने सर, का गलत को देखते हुए ना कहना, यस, ये इसकी हिम्मत, अपने और वरिष्ठों के गलतों को ना कहने की हिम्मत। हाँ, और वही मैं कह रहा हूं, आपकी आत्मा कष्ट दे रही है। मैंने जीवन की जो 5 चीजें बताई थी, वर्क, फैमिली, फ्रेंड्स, सोल, हेल्थ, तो आपकी आत्मा को कष्ट होता है, और आत्मा का कष्ट होता है तो रिफ्लेक्शन होता है डायबिटिक हो गया। हाँ, परिवार पे। आप मेरा नंबर ले लीजिएगा, आप मेरे से बात करिएगा, मैं आपकी डायबिटीज ठीक करवा दूंगा। सर वो सर हाँ, मेरा नंबर ले लीजिएगा, मैं आपकी डायबिटीज ठीक करा दूंगा। सर, ये सर। मैंने कई लोग को आप एक चीज मान लीजिए, डायबिटीज इज अ रिवर्सिबल डिजीज। ये एक मेरा ये मानना है। मैं कई लोग की शुगर ठीक करा चुका हूँ, ऑफ मेडिसिन करा दिया हूँ, लेकिन हाँ, स्ट्रिक्ट डाइटरी पैटर्न आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो आपकी दोनों बातों का है कि आपने नो नहीं कहा, लेकिन एक चीज मैंने और कही, नेवर हैव रिग्रेट्स फॉर व्हाट यू हैव नॉट बीन एबल टू डू, बी हैप्पी विथ व्हाट हैव यू डन। आप उसको भूल जाइए, अपने उसको वॉश आउट करिए अपनी मेमोरी से, अपना जो फ्लैश मेमोरी है उससे उसको डिस्चार्ज कर दीजिए। आप ये याद करिए कि आपने क्या क्या अच्छे काम किए हैं, किन किन लोगों का भला किया है। आप शिक्षा विभाग में आपने कितनों को इतना कंट्रीब्यूशन है आपका, कितने लोग शिक्षित हुए हैं, संस्कार पाए हुए हैं, दोस्तों को काम सिखाया है, जूनियर्स को फाइल लिखना सिखाया है, वो याद करिए। और ऑफिस का जो टॉक्सिक इन्वायरमेंट है, आपने सही कहा कि आप उसमें पढ़ते ही नहीं, अपने को अलग रखते हैं, अलग ही रखना चाहिए, क्योंकि हम उससे नहीं है। लेकिन हाँ, जहां तक आपसे संबंधित है, बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, एंड अभी तक आपने ना नहीं कहा है, अब ना कहना शुरू कर दीजिए। और रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि हमने कल ना नहीं कहा था। खुशी इस बात की होना चाहिए कि कल हमने ये अच्छे काम किए थे, और भविष्य में आई हैव अ ड्रीम, और हमारा ड्रीम ये है, हम अपने ड्रीम को लेके आगे बढ़े। दैट इज सक्सेस। थैंक यू सर, थैंक यू सर। और आपका वाकई में बहुत अच्छा प्रश्न था। मुझे लगता है जो युवा वर्ग हमसे जुड़ा हुआ है, ये उनके लिए भी एक बहुत कारगर प्रश्न था। और जैसे कि आशुतोष सर को हम समझ पा रहे हैं कि वो ऑफिस को शायद ऐसा लगता है घर ले जाते हैं, और आज वो शुगर के पेशेंट हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो युवा वर्ग आने वाले कल में नौकरी से जुड़ने वाला है, उसको इन सब चीजों से बचना चाहिए। वाकई में सर ने बहुत अच्छी बात कही। और मैं सभी पार्टिसिपेंट से निवेदन करूंगा, चूंकि समय अब हमारा प्रोग्राम हमारे अंत की तरफ बढ़ रहा है, समय कम है, छोटे उसमें क्वेश्चन करिएगा। हमारे बीच में हरिओम डांगी जी, हरिओम जी, आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, आपका क्वेश्चन। गुड इवनिंग सर। सर एक क्वेश्चन था सर मेरा, कि अभी जैसे कि हमने आईआईटी का प्रिपरेशन किया था, तो जब हम प्रिपेयर कर रहे थे सर, तो बीच में ऐसा हो रहा था कि जैसे 12th में कम परसेंट थे, तो उसका बहुत ज्यादा रिग्रेट हुआ, और फेलियर का वो हमेशा ही रहता है दिमाग में, मतलब कि कैसे हैंडल करें, क्योंकि एट द एंड जब आप पढ़ते हो तब आपको मतलब बुक में ही रहना चाहिए, लेकिन वो हो ही नहीं पाता था सर। मतलब इतना ट्राई किया, पर किसी भी क्लास में, मतलब 40 मिनट की क्लास में 15 मिनट से ज्यादा फिर यही होता था कि होगा नहीं होगा, क्या होगा, हमेशा मतलब यही चलता रहता था सर। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। और दूसरा है सर कि मतलब कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता सर लाइफ में, मतलब कुछ भी कर लो, हमेशा लगता था कि यार ये और कर सकते थे, ये और कर सकते थे, इससे अच्छा अब जैसे जीएस मिला है, अच्छा है, पर सर फर्स्ट प्रायोरिटी आईआईटी थी सर। ओके देखिए, मैं पहली चीज तो आपको बताऊं, कोई हीन भावना अपने में नहीं लाना चाहिए। आप देखिए सत्या नडेला
किस पोजीशन पे हैं, कहाँ के पढ़े हुए हैं, मणिपाल के पढ़े हुए हैं, ही इज नॉट एन IITian। तो और ये क्या होता है जो मैंने बताया LUCK, ये लक जो है भगवान देता है ना। ये मैंने जब आपको अभी थोड़ी देर पहले आपने सुन रहे होंगे कि मैंने एग्रीकल्चर ऑप्शनल लिया सिविल सर्विसेज में, और बहुत ज्यादा नंबर पाए एग्रीकल्चर में, जो मेरा अपना सब्जेक्ट था उसमें नहीं पाए। मेरे एक सीनियर थे डॉक्टर PK नंदी, वो इपको में भोपाल में ही पोस्टेड थे, फिर वो यूनाइटेड नेशंस और सब में काम किए, वो भी सिविल सर्विसेज दे रहे थे, वो एग्रीकल्चर लेकर सिविल सर्विसेज दे रहे थे। मैं उनके पास गया और मैंने उनसे कहा कि मुझे दादा मुझे सिखाइए, तब मेरे सीनियर थे। उन्होंने मुझे किताबें भी दी, क्वेश्चन आंसर भी दिए, मुझे एग्रीकल्चर पढ़ना सिखाया, क्यों लाइफ में कभी एग्रीकल्चर पढ़ा नहीं था। और जब मैं एग्जाम दे के आया, इलाहाबाद मेरा सेंटर था, तो जब बाहर निकले तो उन्होंने पूछा, दोनों हमने क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए, तो उन्होंने बताया तो मुझे तो 5-7 क्वेश्चन आते थे केवल, मुझे तो उससे ज्यादा आता ही नहीं था, क्योंकि कुल 3 महीने की पढ़ाई थी। तो मैंने पढ़ा था हर क्वेश्चन के आंसर में मैं वही लिख आया। दादा खूब हंसे और पूछे मेरे से, तुम्हारा पहला अटेम्प्ट है ना? मैंने हाँ। बोले अभी कोई बात नहीं है, उनमें 3 अटेम्प्ट होते, बोले अभी तुम्हारा 2 अटेम्प्ट बाकी है, डोंट बी डिसहार्टेंड। दादा बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर करके आए थे, और जब रिजल्ट आया तो मेरे मार्क्स दादा से लगभग दुगने थे एग्रीकल्चर में, जबकि ना मुझे आता था, वो मेरे गुरु थे, वो मेरे से 100 गुना ज्यादा जानते थे, ना मैंने क्वेश्चन पेपर इतना अच्छा किया था। लेकिन मेरे लक में मेरी डेस्टिनी मुझे पुलिस में ला रही थी, मुझे सिविल सर्विसेज में ला रही थी। भगवान जाने एग्जामिनर को मेरे आंसर्स में क्या चीज पसंद आई कि मुझे वन ऑफ द हाईएस्ट इन दी कंट्री मार्क्स मिले एग्रीकल्चर में, और जो मेरा अपना सब्जेक्ट था बॉटनी, उसमें बहुत खराब मार्क्स मिले, बहुत खराब मिले। तो ये आपकी किस्मत है। तो पहली चीज तो आप ये भावना निकाल दीजिए कि आपका IIT में नहीं हुआ, जहां है वहां पे बेहतर से बेहतर करिए आप। पहला तो आपका इस चीज का कोई हीन भावना रखना नहीं है। दूसरा, आपको एक ड्रीम, आप कहते हैं ना कि ये हो गया होता, पास्ट को तो भूल जाइए, आप उसको रिवर्स कर सकते हो। नहीं जिस चीज पे आपका कंट्रोल नहीं है, ऐसी खराब मेमोरीज को वॉश आउट करो। आप तो ये सोचो कि भविष्य में क्या कर सकते हो, आपकी फैमिली क्या चाहती है, आपके पेरेंट्स क्या चाहते हैं, आप खुद क्या चाहते हो। टेक अ पीस ऑफ पेपर और आप उसमें रोज शाम में लिखिए कि आज कल हमें ये काम करना है। अपने छोटे छोटे गोल बनाइए। अगले दिन शाम में लिखिए कि आज मैंने आज के लिए बनाया था उसमें से इतना हो गया है, इतना रह गया है, उसको कैरी फॉरवर्ड करिए और कल के लिए फिर अपने काम लिखिए। उस काम में आपकी फिजिकल एक्सरसाइज भी होना चाहिए, जिसमें आपकी हेल्थ बहुत बड़ी चीज है। गोस्वामी जी को देख के लगता है कि उन्होंने ऑफिस की स्ट्रेस ले ली, डायबिटिक हो गए। डायबिटीज एक ऐसी साइलेंट किलर है कि सब ऑर्गन्स को खराब करती है, किडनी भी खराब करेगी, लिवर भी खराब करेगी, हार्ट अटैक देगी, 50 चीजें देगी। लेकिन अभी भी मौका है, इट्स नेवर लेट। नाउ आई बिलीव, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को देखा है, ऑफिस की स्ट्रेस मैंने देखी है। तो स्ट्रेस में ब्लड प्रेशर होता है, घर पे निकालते हैं लोग। कहते हैं ना, जब ऑफिस में, आप तो बच्चे अभी नहीं, गोस्वामी जी एग्री करेंगे, जब ऑफिस में बॉस आता है और सब पे चिल्लाना शुरू करता है तो हम लोग कहते हैं बीवी से झगड़ा होके आया होगा, इसलिए इसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। तो जो स्ट्रेस है ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम देती है। जब आदमी स्ट्रेस होता है, जोर जोर चिल्लाने लगता है, लड़ने लगता है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो एक तो आप कोई स्ट्रेस मत लीजिए, हैव अ ड्रीम, पास्ट को भूल जाइए, एकदम भूल जाइए कि IIT में नहीं हुआ। आप तो ये कहो कि आप यू आर बेटर देन IIT, ये आपकी किस्मत है। मैंने अपना व्यक्तिगत एग्जाम्पल दिया, जो मेरा गुरु था, मुझे पढ़ाता था, जिसने मुझे सिखाया, उसका सिविल सर्विसेज में कहीं नहीं हुआ एंड ही ज्वाइंड एज साइंटिस्ट। और मैं जिसको केवल 5 क्वेश्चन का ही आंसर आता था हर पेपर में, चाहे जो पूछो मुझे वही 5 आते, मैं तो वही उत्तर लिखूंगा, मुझे उसके अलावा कुछ आता ही नहीं था, एंड गेट्स हाईएस्ट मार्क्स इन दी कंट्री। किस्मत बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन किस्मत क्या होती है, चेस बोर्ड की तरह होती है। सफेद और काले खाने होते हैं ना लाइफ में, तो खराब और अच्छा हम ये मानते हैं। 50% काले घर होते हैं चेस बोर्ड में, 50% सफेद घर होते हैं। हर आदमी अपनी उम्र के बाद अपने अपने हिसाब से 50% सफेद चलता है, और खासतौर से नौकरी में हम लोग देखते हैं 50% सफेद चलता है, 50% काले चलता है। जो लकी होते हैं वो व्हाइट ज्यादा चल लेते हैं, जो अनलकी होते हैं वो ब्लैक ज्यादा चलते हैं। तो अपने फेज को लेकिन हमेशा एक पॉजिटिविटी होना चाहिए। अपना ड्रीम बनाओ और ड्रीम को अचीव करने के लिए सब कुछ लगाओ। मैं तुमसे एक चीज पूछूंगा, क्या कोविड तो नहीं हुआ था आपको? हुआ था। कोविड गिव्स डिप्रेशन। कोविड से कई लोगों ने सुसाइड भी किया है।
एक कोविड बहुत ही विचित्र चीज थी जिसका कुछ नहीं है, लेकिन मैंने क्योंकि एक जनरल हम समाज के बारे में और सोसाइटी के बारे में कोविड में मैंने बहुतों की मदद की, सब कुछ की, तो कोविड डिप्रेशन देता है। आप ये डिप्रेशन एक बीमारी होती है, तो आप ये कोविड से बाहर निकलो। मैं एक बच्चा था अस्पताल में भर्ती था, वो अपने पेरेंट्स को डांटने लगा और इरिटेट होने लगा और बोला मुझे अस्पताल में नहीं रहना है। उसको 72% उसके लंग्स इन्फेक्टेड थे, वो थे। मैंने उसको एक दिन फोन किया, उसके फादर को, मैंने देन आई फोन्ड हिम दैट चाइल्ड। उसके फादर मेरे दोस्त थे। मैंने कहा बेटा सुनो, तुम जो बोल रहे हो इरिटेट होकर, जो माँ बाप को बुरा भला कह रहे हो, तुम नहीं बोल रहे, तुमको भूत लग गया है। ये भूत बोल रहा है तुम्हारे अंदर का, तुम नहीं बोल रहे। कोविड एक भूत है जो तुमसे ये चीजें करा रहा है, इरिटेट करा रहा है। यू वॉन्ट बिलीव, उसको मेरी बात इतनी समझ में आई कि रिग्रेटेड, उसको एक वेंटिलेशन चाहिए था अपने मिसबिहेवियर के लिए। उसने कहा वो कोविड की वजह से मैं कर रहा था। उनके फैमिली रिलेशन सुधर गए। उसका फादर मेरे पास आया कि आपने तो एक शब्द में एक बार बात करके उसकी काउंसलिंग करके वो दवाई भी खाने लगा, पेरेंट्स की इज्जत भी करने लगा, खाना भी खाने लगा। नहीं तो कोविड में ना वो दवा खाता था, ना वो खाना खाता था, ना कोई से अच्छे से बात करता था, अस्पताल में भर्ती था। फादर ने हिम्मत की, ट्रिपल मास्क लगा के, और वो कोविड वार्ड में घुस गया और वहां जाके बच्चे को बताता था, नहीं तो बच्चे को खो गया होता। और जब मैंने फादर की स्थिति देखी तो मैंने बच्चे से मेरी बात करा, उसको मैं समझाया बेटा तुम्हारा मिसबिहेवियर तुम्हारा नहीं है, ये होम्योपैथी की दवा ले लो। कुछ होम्योपैथी दवाई थी जो ऑक्सीजन लेवल बढ़ाती थी, एलोपैथी के साथ में होम्योपैथी दवाई ली। ईश्वर उसकी डेस्टिनी डिसाइड किया हुआ था, उसको कोविड से बाहर आना था। बहाना हुआ कि वो हमारी होम्योपैथी की जो दवाइयां थी, उसका वेंटिलेटर हट गया, एक्सटर्नल फोर्स ऑक्सीजन हट गई, वो होम्योपैथी की दवाइयां लेने से। क्या है सत्यता हमें नहीं मालूम। जिंदगी में, दुनिया में कैसे दुनिया चल रही, बहुत सारे एनिग्मा है और हम भगवान पे भरोसे छोड़ देते हैं, भगवान ऐसा करता है। तो ये कोविड का डिप्रेशन है जो आपको कहता है कि अगर और अच्छा कर सकते थे, ये हो सकता था, सक्सेस नहीं मिल रही है, ये नहीं हो रहा, संतुष्टि नहीं मिल रही है। अपना एक ड्रीम डिसाइड करो एंड गिव योर 100% टू दैट ड्रीम, कि ड्रीम को आपको करना है। बैलेंसिंग योर फैमिली, योर फ्रेंड्स में भी अच्छे बुरे जानिए। बहुत सारे लोग बरगलाते हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ फ्रेंड। वो फ्रेंड देखिए सही में फ्रेंड है या आपसे जेलसी रखता है। हमने एक टर्म कॉइन किया, फ्रेनिमीज। फ्रेंड्स में जो एनिमी होते हैं दे आर मोर डेंजरस, जो आपकी प्रोग्रेस को काटते हैं। तो सच्चा दोस्त खोजिए, वो आपके पिता भी हो सकते हैं, आपकी माँ भी हो सकते हैं, आपकी बहन भी हो सकती है, आपकी भाई भी हो सकता है, और आपका दोस्त भी हो सकता है। सच्चा दोस्त खोजो, उससे अपने ड्रीम डिस्कस करो, अपने ड्रीम को कैसे अचीव करना है वो करो, और एक हैव अ मॉडल इन योर माइंड कि तुम्हें बनना क्या है। और एक व्यक्ति नहीं हो सकता है, इट वुड बी अ कॉम्बिनेशन। आप खेलते नहीं हो तो विराट कोहली आपका मॉडल कैसे हो सकता है, लेकिन विराट कोहली का कमिटमेंट, उसका पेशेंस, उसकी स्ट्रेंथ आपका मॉडल हो सकता है। तो एक इमेजिनरी मॉडल बनाओ। आप बिजनेस वाले बनना चाहते हो तो मुकेश अंबानी नहीं बन सकते हो, आप बनना भी नहीं है, लेकिन मुकेश अंबानी ने जितनी मेहनत की है वो आपका मॉडल में एक पार्ट होना चाहिए। आप सभी मॉडल को देखेंगे तो मॉडल में एक सबसे बड़ी चीज होती है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क के सामने सब झुक जाते हैं। कहते भगवान राम भी शंकर जी की तपस्या करके और वो शक्ति पाए थे, यानी तपस्या इज हार्ड वर्क। हमारे संस्कार हमें सिखाते हैं हार्ड वर्क के सामने सब झुक जाते हैं। आपका भाग्य भी साथ देता है आप अगर हार्ड वर्किंग है। मैं उदाहरण दूं, मुझे तैरना आता नहीं है और मैं कुएं में कूद जाऊंगा, कहूँ भगवान बचा लेगा, भाग्य में होगा बच जाएंगे, ऐसा नहीं। हमें अपने प्रयास करना है, भाग्य आपको साथ देगा और आपका देगा। आपने सत्या नडेला का बताया, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो मणिपाल से हैं। और उन दिनों जब हम पढ़ते थे तो मणिपाल को अपन पेट सीट में मानते थे, सबसे खराब स्थिति मानते थे। तो आईआईटी तो कहाँ, 5 ही आईआईटी होते थे, कानपुर, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, शायद इतने ही होते थे, खड़गपुर 5-7 होते थे। रुड़की भी आईआईटी नहीं, रीजनल था, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज था। मैनेट होते नहीं थे, अब मैनेट वगैरह हुए, रीजनल कॉलेजेस होते थे। तो इसलिए भूल जाओ, जो पास्ट में है उसका गम छोड़ो। अब तो आईआईटी कर नहीं सकते हो, अब तो इंजीनियरिंग कर ही रहे हो, उसी में बेस्ट करो, टॉप करो क्लास में, अपने उसमें टॉप करो, कैंपस सिलेक्शन में जाओ, जो नौकरी करना है उसके लिए काम करो, सिविल सर्विस देना है अभी से उसके साथ की पढ़ाई शुरू कर दो। तो अभी से पढ़ाई शुरू कर दो, बहुत ही बढ़िया है। और इसके लिए इंजीनियरिंग से अच्छा कुछ है नहीं आपके पास, क्योंकि आप दूसरों से 1 साल पहले ग्रेजुएट हो जाते हो।
जो दूसरे लॉ वाले या कुछ होते हैं उनको 5 साल लगते हैं, आपकी 4 साल में डिग्री मिल जाती है, आपको 1 साल का एज होता है। आप सेकंड ईयर थर्ड ईयर से अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए, वो सब्जेक्ट चूज कर लीजिए ऑप्शनल कि आपको इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट लेना है, इंजीनियरिंग वालों को प्रॉब्लम है कि उनको मैथ्स लेना है, फिजिक्स लेना है, सिविल इंजीनियर लेना, केमिकल लेना, या फिर उनको एंथ्रोपोलॉजी और हिस्ट्री और फिलोसॉफी लेना है। अपनी तैयारी शुरू कर दो और भूल जाओ। थैंक यू सर, थैंक यू। हरिओम, होप सो कि आपको सर की बातें समझ में आ गई, और सर ने एक बहुत अच्छा बोला है कि हार्डवर्क बहुत जरूरी है। साथ ही हमारे पास अब अंतिम 5 मिनट बाकी है और काफी सारे प्रश्न हैं। एक साक्षी जी हैं, मैं आप लोगों को फिर से एक बार बताना चाहता हूँ, IOIC की वेबसाइट की लिंक मैंने ग्रुप में दी है, और हमारा ये जो कार्यक्रम है फेसबुक पे भी लाइव चल रहा है। आप इसकी रिकॉर्डिंग भी फेसबुक के IOIC के फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं। तो हरिओम, मेरा सजेशन है आपसे कि हमारा IOIC का सेल्फ ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम होता है, एक बार जरूर आप सभी उससे जुड़ के देखिए, आपको निश्चित रूप से उससे भी कई फायदे मिलेंगे। साक्षी, आपका क्वेश्चन प्लीज। साक्षी, आपने हैंड रेज किया होता। ओके, गुड इवनिंग सर। हाँ सर। I am Sakshi Pate. Sir, I am studying in 12th class. Sir, I want to ask you that how to give our 100% in every field. एवरी फील्ड, पढ़ाई की, फैमिली की, फ्रेंड्स की, किस चीज की? सर, स्टडीज की। वो तो बहुत बढ़िया है, उसमें कोई नहीं। मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर एक पेपर में आपके 99 मार्क्स आते हैं और दूसरे में 60 आते हैं तो आपका एवरेज कम हो जाएगा, और अगर हर पेपर में 90 आते हैं तो होगा। वो तो आपको सबको बराबर एलोकेट करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंस पेपर के मार्क्स के हिसाब से है, किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं। अगर सब सब्जेक्ट के बराबर हैं तो आपको सबको बराबर पढ़ना पड़ेगा। उसमें कोई प्रायोरिटी मत फिक्स करिए कि आपको ये पेपर बहुत अच्छा लगता है, आपको इंग्लिश बहुत अच्छी लगती है तो इंग्लिश में वो आपका पार्ट टाइम है, दैट इज योर हॉबी। एग्जाम क्रैक करने के लिए, एग्जाम में लाने के लिए आपको सभी सब्जेक्ट्स को बराबर वेटेज देना पड़ेगा। यस सर। ओके, थैंक यू सर। साक्षी, आप भी सेल्फ ऑब्जर्वेशन से जुड़िए, IOIC के पेज पे जाइएगा, सारा सेशन फ्री होते हैं और जरूर आपको उससे भी बेनिफिट मिलेगा। रियलमी सी किसी का नाम दिख रहा है, हैंड रेज किया हुआ, प्लीज अपना माइक अनम्यूट करिए। आपका रियलमी C2। यस सर। आपका वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज, आप नाम बता दीजिए, वीडियो ऑन कर लीजिए। लाइट इज नॉट अवेलेबल। क्वेश्चन करिए। कोई बात नहीं है, यू आर ऑडिबल, यू कैन स्पीक। यस सर। सर, जब हम सिविल सर्विस की प्रिपरेशन अभी स्टार्ट की हमने, तो पढ़ते वक्त बहुत सी नेगेटिव थिंकिंग्स आती हैं, तो उनको अवॉइड कैसे करें? सबसे पहली चीज तो आपको कोविड तो नहीं हुआ था ना? नो सर। चलो, दैट्स गुड, दैट्स ग्रेट। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, बहुत सारे लोग मेरे से मिलने आते हैं तो उनको कोविड के बाद से बहुत नेगेटिविटी आ गई, हेल्थ प्रॉब्लम्स आ गई, मे बी एसिम्प्टोमेटिक या जो भी हो सकता है। नेगेटिविटी तो आएगी ही आएगी, यू हैव टू एंजॉय इट। और नेगेटिविटी तब आती है जब हमें लगता है कि हमें कुछ नहीं आता है। हमें धीरे धीरे सब्जेक्ट में, पहली चीज तो आप सिविल, अभी कुछ और भी पढ़ रहे हो कि सीधे केवल सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो? अभी क्या कर रहे हो आप? हेलो, सुन पा रहे हैं आप? आपका क्वेश्चन सर, कुछ क्वेश्चन करें आपसे? सर, वो पढ़ रही हैं, तैयारी कर रही हैं सर। किस क्लास में? नहीं, वो किस क्लास में? क्या कोई फॉर्मल एजुकेशन कर रही है, केवल तैयारी कर रही है? सर, BSc फाइनल ईयर। BSc फाइनल ईयर है। आपने अपने सिविल सर्विसेज के सब्जेक्ट ऑप्शनल डिसाइड कर लिया है? नो सर, अभी नहीं किए हैं। नहीं, तो पहली चीज तो फिर सिविल सर्विस की तैयारी क्या हुई? आपको सबसे पहले तैयारी के पहले आपको अपना एक ऑप्शनल पेपर, एथिक्स का पेपर, ऐसे का पेपर, मेन की तैयारी का एक पार्ट अपना शुरू करना चाहिए। सिविल सर्विसेज अकेला प्रीलिम्स नहीं होता है, और प्रीलिम्स के बाद कल 3 महीने का समय मिलता है, 3 साढ़े 3 महीने का, जिसमें आपके 5-7 पेपर जो होते हैं, ऐसे का होता है, एथिक्स का होता है, शायद हिंदी इंग्लिश ऑप्शनल भी होते हैं, क्वालिफाइंग होते हैं, लेकिन वो भी बहुत जरूरी है क्वालिफाई करना। फिर आपका सब्जेक्ट होता है, तो आपको ये सब चीजें पहले से होना चाहिए। सबसे पहले आप एक उसका सिलेबस देखिए, प्रीलिम्स का भी सिलेबस देखिए, प्रीलिम्स में क्या क्या है। आप रेगुलर अखबार पढ़ना शुरू करिए, इंटरेस्ट डेवलप करिए। दूसरा, आपको अपना BSc भी देखना है। सिविल सर्विसेज की कोई गारंटी नहीं है, तो आपको एक बैकअप प्लान भी रखना पड़ेगा कि इफ नॉट सिविल सर्विस देन व्हाट, ये आपको ध्यान देना। आपको हमेशा, सबको हमेशा कहता हूँ, एक बैकअप प्लान होना चाहिए।
IOIC उत्तर देगी अपनी तरफ से। तो आप ये देख लीजिए और इससे नेगेटिविटी में मत जाइए। आप तो ये देखिए कि आपको क्या करना है, जो अभी तक नहीं कर पाए उसको भूल जाइए। सिर्फ एक चीज ध्यान रखिए कि आपका बैकअप प्लान क्या है और सिविल सर्विस की तैयारी कैसा करना है। एंड बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक, बी वेरी पॉजिटिव कि यू विल क्रैक इट। और वो सिलेबस को पढ़ना शुरू कर दीजिए आज से ही। इट्स नेवर अर्ली फॉर सिविल सर्विसेज। 4-5 साल 6 साल की तैयारी लगती है। लोग कहते जरूर हैं कि वो पहले अटेम्प्ट में आ गए, दूसरे अटेम्प्ट में आ गए, लेकिन वो 2-3 साल पढ़ते रहते हैं पहले से। और इंजीनियरिंग वालों का तो मुझे मालूम है, कई लोग को मैं जानता हूँ। इवन सृष्टि देशमुख है, हमारे भोपाल की बच्ची है, जिसने क्रैक किया, 5th रैंक आई, AIR 5th थी, इंजीनियरिंग की थी। उसका हमेशा से ध्येय था कि उसको तो सिविल सर्विसेज करना है और पहले दिन से वो अपनी तैयारी कर रही थी। आई नो मैनी अदर पीपल जो BSc के साथ में ही या ग्रेजुएशन के साथ में अपने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू कर लेते हैं। बहुत सारे लोग BA ज्वाइन ही इसलिए करते हैं कि उनको सिविल सर्विसेज करना है, इसलिए करते हैं, टोटल कमिटेड होते हैं, दे गिव देयर 100%। तो आप भी 100% दीजिए, मत भूलिए। नेगेटिविटी तो आना नहीं चाहिए, क्योंकि शुरू में डिफिकल्ट लगेगा। ऐसा नहीं है, सिविल सर्विस अगर आसान होता तो कैसे आप कंट्री की सिलेक्टेड 700 में हो गए। पहले सीट ज्यादा होती थी, अब रेलवेज अलग हो गया है, तो अब तो और सीट कम, 700 के करीब ही बची हुई है। तो उन 700 में आना, देश में जहां 10 लाख लोग एग्जाम देते हैं, फॉर्म भरते हैं, 5 लाख 7 लाख लोग इम्तहान देते हैं, और उसमें से 10% लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद 2% लोग, 3% लोग उसके जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं, उसके शायद 10% लोग मेन में होते हैं, और मेन के बाद भी आधे तिहाई चौथाई छट जाते हैं। तो इट्स अ डिफिकल्ट एग्जाम, लेकिन आप अपना गिव 100%, ट्रस्ट योरसेल्फ और उसको क्रैक करिए। और मैं तो ये कहता हूँ, अगर एक भी सीट है तो आप ही के लिए तो बनी है ना। हैव दैट मच कॉन्फिडेंस कि एक सीट है वो आपके लिए बनी है, इतना कॉन्फिडेंस रखो। बाहर बोस्ट करने की जरूरत नहीं है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि एक सीट है वो मेरे लिए है, एंड यू हैव टू क्रैक इट। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। होप सो आपको आपका आंसर मिल गया होगा। और जैसे कि मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि IOIC के माध्यम से ना सिर्फ सेल्फ ऑब्जर्वेशन के प्रोग्राम है, बल्कि हेलो डॉक्टर का एक हमारा नियमित प्रोग्राम भी होता है। और इसके अलावा आज का जो सेशन है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। शैलेंद्र सर के साथ में बड़ा इंटरेस्टिंग भी बन गया है सर। टॉक विद ऑब्जर्वर हमारा ये सेशन आज का चल रहा है। तो मैं आखिरी 2 क्वेश्चन बस ले पाऊंगा, क्योंकि हमारी समय की बाध्यता है। तो अश्मित सिंह जी, आपके क्वेश्चन। अश्मित सिंह जी, आप प्लीज क्वेश्चन करिए। अश्विन सिंह। गुड इवनिंग सर। सॉरी सर, मैं वैसे मतलब सेशन लेट ज्वाइन किया था। सर मेरा ये क्वेश्चन है सर से कि मतलब मुझे मतलब स्टार्टिंग से बहुत इंटरेस्ट है सर, इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ और मतलब ऐसी इंटेलिजेंस फील्ड में घुसने का बहुत इंटरेस्ट है मुझे। तो सर मुझे मतलब IB का तो मैं पूरा डिटेल निकाल चुका हूँ कि IB में मतलब किस तरीके से जाते हैं, किस एग्जाम से जाते हैं, किस मोड, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एग्जाम और सिलेबस, मतलब मैं ये सब IB का पूरा निकाल चुका हूँ। पर सर रॉ और एक मुझे स्पेशल टास्क फोर्स जो होता है उसका मतलब थोड़ा श्योर नहीं हूँ मैं, मतलब पता नहीं है मुझे कुछ, तो वही सर से मुझे पूछना था सर। देखिए, स्पेशल टास्क फोर्स अपने आप में कुछ नहीं होता है, ये पुलिस की विंग होती है, और वो आप पुलिस ज्वाइन करिए, पुलिस के अंडर में स्पेशल टास्क फोर्स होता है, उसको आप ज्वाइन कर लेंगे। और पुलिस में आने के बाद अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको किस लेवल पे आना है। पुलिस में रिक्रूटमेंट लोअर लेवल पे भी होता है, फिर सब इंस्पेक्टर लेवल पर होता है, फिर DSP लेवल पे होता है, फिर IPS लेवल पे होता है। तो आपको किस लेवल पे जाना है। IB और रॉ में स्टेट से डेपुटेशन पे भी जाते हैं। जैसे मैंने बताया, मैंने खुद रॉ का मेरे को ऑफर मिला था डायरेक्ट ज्वाइन करने का, वो ना करके, क्योंकि somebody told me कि अगर रॉ ज्वाइन करना है तो IPS ज्वाइन कर लो कि आप चीफ तक पहुंच जाओगे। तो रॉ में बेसिकली IPS ऑफिसर्स होते हैं जो चीफ होते हैं, बाकी प्रमोशन, बाकी डेपुटेशन पे होते हैं। रॉ का इंटरनल कोटा भी है। वो क्या होता है, वो अपना ऑब्जर्व करते रहते हैं सिविल सर्विसेज की लिस्ट को, जो एस्पिरेंट्स होते हैं, और उसके बेसिस पे वो डायरेक्ट अपना इंटरव्यू लेटर देके बुला लेते हैं। आपकी परफॉर्मेंस सिविल सर्विसेज की, और बहुत सारे लोग जो सिविल सर्विसेज क्वालिफाई नहीं भी कर पाते हैं, तो वो देखते हैं कि इनमें से कौन कौन है जो सिविल। मैं IPS मेरा सिलेक्शन हो गया था, तो भी मुझे रॉ का ऑफर मिला था, मैंने कोई अप्लाई नहीं किया था, वो अपने आप आपको कांटेक्ट करके और आपको भेजते हैं। एक तो रिक्रूटमेंट उनका रॉ का, उनका डिफरेंट है, और वो
आपको ऑब्जर्व करते हैं और इंटरव्यू लेटर भेजने के पहले भी वो आपके वेरिफिकेशन कर लेते हैं, तभी आपको भेजते हैं, क्योंकि इट्स वेरी सेंसिटिव। आईबी होती है देश के अंदर की इंटेलिजेंस एजेंसी, रॉ होती है देश के बाहर की एजेंसी। आईबी का सब इंस्पेक्टर लेवल से रिक्रूटमेंट होता है, बाकी उसके बाद प्रमोशन से होता है, इंटरनल कार्डर होता है आईबी का, शायद डीएसपी का भी कार्डर होता है और डेप्यूटेशन का भी होता है। लेकिन अगर आपको आईबी, रॉ और एसटीएफ में इंटरेस्ट है तो आपको पुलिस ज्वाइन करना चाहिए, जिस लेवल पे आप अपने को उचित समझते हो, सब इंस्पेक्टर, डीएसपी, आईपीएस। तो इन 3 एजेंसी में अगर आप इनके थ्रू जाएंगे तो आपकी ज्यादा वो रहती है। और अगर अच्छा नहीं लगा, कई लोग को शुरू में ग्लैमर लगता है पिक्चर देखने के बाद, लेकिन मैं बता दूं जो स्पाइंग जेम्स बॉन्ड नहीं होते हैं, हम लोग भी इंटेलिजेंस विंग में काम करते हैं। आपकी लाइफ इतनी आसान नहीं होती है कि आपने देखा है क्रूज पे जा रहे हैं, हवाई जहाज उड़ा रहे हैं, किसी को गोली मार रहे हैं, ये जेम्स बॉन्ड नहीं है। जो एक्चुअल इंटेलिजेंस है, एक्चुअल इंटेलिजेंस ऑफिसर है, इट्स डिफरेंट। आप अगर डोभाल साहब का सुने तो उन्होंने लाहौर में 7 साल रिक्शा चलाया था, ऐसा कहते हैं। जो कंट्री के हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, वो इज एन आइकन, आईबी के चीफ रहे हैं, इस समय देश की सुरक्षा देख रहे हैं, आप बड़े बड़े उस पर देख रहे होंगे। तो वो भी लाहौर में जाके देश के लिए और रिक्शा भी चलाए हैं। ये बहुत सारे, ये तो कहानी सामने आ गई, लेकिन कितने इंटेलिजेंस वाले जिनकी कहानी नहीं आती है सामने। रॉ वालों की खासतौर से कहानी सामने आती ही नहीं है और वो इनकॉग्निटो लाइफ जीते हैं। आपको जेम्स बॉन्ड को देख के आप इंटेलिजेंस ऑफिसर मत बनिए, सलमान खान, शाहरुख खान, इनको देख के आप इंटेलिजेंस ऑफिसर मत बनिए। ये जो पिक्चरों में दिखाते हैं वो नहीं है, एक्चुअल लाइफ डिफरेंट। तो आप अपना डिसाइड करिए। मेरी सलाह ये है, या तो इनके जो डायरेक्ट एग्जाम होते हैं वो दीजिए, और नहीं तो पुलिस के थ्रू डेप्यूटेशन पे यू कैन गो।